हो गया। जय हिंद एस्पिरेंट्स, आज हम अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। CDS का बैच रहेगा ये आपके लिए, और स्टार्टिंग से हम इसमें इंग्लिश करेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन करेंगे, वोकैब करेंगे और आपकी रीडिंग स्किल्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन। तुम भी हेडिंग डाल लो भी सारे के सारे नाउन। नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं हम सिलेबस अपना, ठीक है। किस किसने पढ़ रखा है नाउन पहले? जिया पढ़ रखा है? चलो, तो जिसने पढ़ रखा है वो नहीं बोलेगा, वो थोड़ा कम बोलेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो ज़्यादा बोलेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन? नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं लिविंग या फिर विजिबल और इनविजिबल में डिवीजन करेंगे इनका हम। एक तो विजिबल नाउन हो सकते हैं और एक इनविजिबल। लिखेगा कोई नहीं, बाद में लिख लेना, ठीक है। पहले समझ लो बात को। विजिबल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या हो जाएंगे? थिंग्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएंगे और ह्यूमंस आ जाएंगे। विजिबल की अगर मैं बात करूँ, सॉरी इनविजिबल, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएंगी? फीलिंग्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी विजिबल और इट मे बी इनविजिबल ऑल्सो। दिख भी सकता है आपको और ऐसा भी हो सकता है कि ना दिखाई दे रहा हो। तो जिस भी चीज़ का नाम है, चाहे वो आपको दिखाई दे चाहे वो आपको ना दिखाई दे, वो क्या होती है? नाउन होती है। इस रूम में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या है? नाउन है। जैसे टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, कैमरा है, बोर्ड है, पेन है, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सभी क्या है? नाउन है। और इनविजिबल चीज़ें क्या है? हमारी फीलिंग्स, जैसे लव है, हेट है, एंगर है, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन इन सब का भी हमने कुछ ना कुछ अलग अलग नाम रखा हुआ है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। तो ये तो आंसर मिला हमें, व्हाट इज नाउन। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन करूं, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। नाउन को हम पहचान कैसे सकते हैं? बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि व्हाट इज नाउन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। नाउन को हम पहचान कैसे सकते हैं? बताइए कैसे पहचान सकते हैं? अच्छा, यानी जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो नाउन है। अच्छा, और इनविजिबल चीज़ें? इनविजिबल भी तो नाउन ही है। देखो, इंग्लिश के एस्पेक्ट में समझते हैं इस चीज़ को। कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं। राम मेट रानी yesterday. Ram likes Rani. A book has been bought by Raman. Raman has bought a book. And honesty is the best policy. पार्ट ऑफ स्पीच भी आते हैं आपके एग्जाम में, है ना? 10 क्वेश्चंस आते हैं। चलो स्टार्टिंग से देखो, इसमें बताइए सेंटेंस में नाउन क्या है? राम मेट रानी यस्टरडे। राम और रानी, है ना? किसी के भी नाम है, लेकिन यहां पर हम वर्ब से दो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? एक क्वेश्चन हो सकता है हु, और सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? हुम।
व्हेन का आंसर नाउन नहीं करता, व्हेन का आंसर करता है एडवर्ब, ठीक है। यस्टरडे आपका एडवर्ब है, उसकी बात करेंगे अभी। जब हम हु का क्वेश्चन करेंगे, हु मेट रानी यस्टरडे, तो आंसर क्या आएगा? राम। यानी कि हु का जो आंसर आएगा, हु का जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा हमेशा। क्या होगा? नाउन होगा। राम मेट हुम, राम किसको मिला? रानी को मिला। यानी जब हुम का आंसर आएगा, यानी जब हुम का हम रिप्लाई करेंगे तो वो भी आपका क्या होने वाला है? नाउन होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम हु और हुम का क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा सेंटेंस के अंदर। लेकिन एक नाउन जो हु से क्वेश्चन हम करेंगे, वो जो नाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा हमेशा। कैसा केस होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि हु क्या होता है? आपका सब्जेक्टिव केस होता है। तो लिविंग के केस में हम एक क्वेश्चन करेंगे हु, और दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे? हुम। और जब हम हु का क्वेश्चन करेंगे तो हमें नाउन मिलेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट होगा। और जब हम हुम का क्वेश्चन करेंगे हमको नाउन मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है आपको? तो सेंटेंस के अंदर आप दो क्वेश्चन कर सकते हैं, हु और हुम का, तो आपको नाउन मिल जाएगा। जैसे हु लाइक्स रानी, तो आंसर क्या आया? राम। राम लाइक्स हुम, तो क्या आ जाएगा? रानी। तो यहां पर भी हमने हु का क्वेश्चन किया और यहां पर हमने हुम का क्वेश्चन किया। इतनी बात क्लियर है? ये चीज हुई लिविंग के लिए। लेकिन नॉन लिविंग भी तो आपके क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं। क्या यहां पर आप हु का क्वेश्चन करेंगे, हु हैज बॉट बाय रमन, रमन के द्वारा कौन लाया गया या क्या खरीदा गया? क्या क्वेश्चन करोगे? कौन खरीदा गया है, क्या खरीदा गया? क्या? तो क्वेश्चन करोगे आप व्हाट हैज बीन बॉट बाय रमन, रमन के द्वारा क्या खरीदा गया। तो नॉन लिविंग को जब आप पहचानेंगे, जब नॉन लिविंग नाउन को आप पहचान रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो आप वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब हु और हुम का क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर सेकंड सेंटेंस की मैं बात करूं, रमन हैज बॉट व्हाट, क्या लेकर आया रमन? बुक लेकर आया। तो चाहे ऑब्जेक्टिव केस की बात हो और चाहे सब्जेक्टिव केस की बात हो, दोनों ही केसेस में हम क्या क्वेश्चन करेंगे? नॉन लिविंग के लिए व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या क्वेश्चन कर रहे होंगे? व्हाट का। यहां से हमें सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तीसरा बची आपकी फीलिंग्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या ऑनेस्टी कोई फीलिंग है? नहीं है, बिल्कुल है, ईमानदारी। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? आंसर क्या आएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप अगर अपनी फीलिंग्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन क्या करेंगे? व्हाट का क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है बात? तो नाउन को पहचानने का तरीका यह है कि आप वर्ब से हु का क्वेश्चन कर सकते हैं, हुम का क्वेश्चन कर सकते हैं और व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तीन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और आसानी से किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो। रमन likes this station और रमन has reached the station। रमन को ये वाला स्टेशन पसंद है और रमन स्टेशन पे पहुंच चुका है। अगर हम स्टार्टिंग से इनकी पार्ट ऑफ स्पीच देखना स्टार्ट करें तो क्या होंगी इनकी पार्ट ऑफ स्पीच? बताओ जरा। ये क्या है? नाउन है। कैसे पता चला? हु लाइक्स दिस स्टेशन, तो आंसर क्या आ गया? रमन। ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये क्या हो गया आपका? यानी नाउन हो गया। क्वेश्चन किया रमन लाइक्स व्हाट, तो आंसर क्या आ गया? दिस स्टेशन। तो वो नाउन हो गया और नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आ जाता है? एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक है, यहां पर ये बताइए क्या है? रमन क्या है? हु हैज रीच्ड द स्टेशन, तो ये नाउन हो गया। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका ये क्या है? यानी क्या हो गया ये? बताओ। अगर स्टेशन की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाए तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने अभी तुम्हें क्या राम कथा सुनाई फिर इतनी देर? भाई नाउन को तो देखते ही कोई भी पहचान लेगा कि भाई नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम या किसी जगह का नाम क्या है? नाउन है। और वो विजिबल है, दिख रही है आपको कि स्टेशन एक जगह है, तो ये क्या होनी चाहिए? नाउन होनी चाहिए। तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो सकती कभी सेंटेंस के अंदर? स्टेशन क्या है यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच? बताना। बहुत बढ़िया।
रमन हैज़ रीच्ड वॉट, रमन क्या पहुंच गया है, रमन कहाँ पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, वेयर, और वेयर का आंसर हमेशा कौन करता है, एडवर्ब। कौन करता है, एडवर्ब करता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस करता है। समझ आ रही है बात। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि नाउन को हम पहचान कैसे सकते हैं, नाउन दिखते ही पहचान जाएंगे आप। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत फिर ऐसी जगह आएगी, यहाँ आपने क्या क्वेश्चन करने की कोशिश की, आपने देखते स्टेशन को क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया। क्या नाउन ऑप्शन में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वो गलत होगी चीज़ या सही होगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। समझ आ रही है बात। तो ये जो मैं स्टार्टिंग से इनिशियली सिखा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को पहचानना, उसको उसी तरीके से सीखने का प्रयास करो, है ना। एडवर्ब की अगर मैं बात करूं, एडवर्ब अलग टॉपिक है, फिर भी मैं बता देता हूं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। क्या मतलब है इसका, तेज दौड़ो वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ही मेट मी yesterday, he plays there या he stays there, जो भी लिखना है। चलो इनमें पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जरा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहां पर ये वर्ब दिखाई दे रही है भाई, दौड़ना क्या है, क्रिया है। रन हाउ फास्ट, तो हाउ का आंसर कौन करता है, क्या नाउन हाउ का आंसर करता है, नहीं, एडवर्ब करता है। कौन करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कैसे दौड़ो, तेज दौड़ो। ही मेट मी यस्टरडे, तो ही आपका क्या है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी प्रोनाउन हो गया। ये क्या है, यस्टरडे। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड, यस्टरडे। क्या है, एडवर्ब है, सही बात है। कैसे पता चला, ही मेट मी व्हेन यस्टरडे। तो व्हेन का आंसर हमेशा कौन करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही प्लेज, अब यहां पर ये वर्ब है, तो क्या ये देयर ऑब्जेक्ट है, बताओ। क्या देयर का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन दिख तो ये रहा है। हाँ भाई अंजय बताओ। He plays there. What is the part of speech of this word? There की part of speech क्या है? एडवर्ब है भाई। he plays where, क्वेश्चन क्या करेंगे हम, he plays where, और where का आंसर हमेशा कौन करता है, एडवर्ब करता है, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन में नहीं रहना कि वर्ब के बाद जो भी चीज़ लगी हुई है वो ऑब्जेक्ट है। एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इनके अलावा कभी भी कोई ना सब्जेक्ट हो सकता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर है बात। तो जब नाउन को आप आइडेंटिफाई करोगे तब आप क्या क्वेश्चन करोगे, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप व्हाट, हु और होम का क्वेश्चन करोगे। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हाउ, व्हेन और वेयर का क्वेश्चन कर रहे होगे। समझ आ रही है इतनी बात, क्लियर है। चलो हमें दो चीज़ों के आंसर मिले, व्हाट इज नाउन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। इसके अलावा तो कुछ नहीं सीखा हमने। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस लैंग्वेज। इस वाली भाषा या किसी भी भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जी उसको डोर को ओपन कर देना, वो क्या होती है बताओ। वर्ड, पानी है कि किसी के पास, वर्ड होता है, अल्फाबेट्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या आता है अल्फाबेट्स के, वर्ड, उसके बाद किसी भी भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है साउंड। क्या होती है, साउंड। अगर पहले कोई साउंड आएगी ही नहीं तो क्या कोई वर्ड बना लोगे तुम लोग, नहीं बनाओगे। जब हिंदी में भी हम पढ़ते थे तो हम स्वर और व्यंजन पढ़ते थे,
तो स्वर क्या होते थे, ए आ ई उ ये सब होते थे। तो ये बेसिकली साउंड्स होती थी, है ना। क्या होती थी, जब गले से कोई आवाज़ आएगी ही नहीं तो क्या हम वर्ड बोल पाएंगे, कोई अल्फ़ाबेट बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी लैंग्वेज की होती है क्या, साउंड। क्या होती है, साउंड, यानी ध्वनि। कितनी साउंड होती है लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश 44 साउंड्स होती हैं। कितनी साउंड्स होती हैं, 44 साउंड्स होती हैं। साउंड के बाद यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट बनेगी। और अल्फ़ाबेट भी क्या होंगी आपकी, कितनी होती हैं, 26। और 26 में से भी डिवीज़न कैसे होता है, 5 वॉल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, ऐसे डिवीज़न होता है। अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बन जाएगा, कोई ना कोई वर्ड बन जाएगा। भाई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्ड से मिलकर क्या बनेगा जी, सेंटेंस बनेगा। बहुत बढ़िया। वर्ड से मिलकर बनेगी फ्रेज। क्या बनेगी, फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज, सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सही बात है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है फिर, हाँ फ्रेज में क्या होता है, वर्ब और नाउन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं बेसिकली। और क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी होती है। चलो, फ्रेज जब आपका बन गई, सबसे पहले साउंड आई, उसके बाद अल्फ़ाबेट आई, उसके बाद वोवल आया, उसके बाद वर्ड आया, और उसके बाद कोई ना कोई फ्रेज बन गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ फ्रेज, हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए इंग्लिश लैंग्वेज में। सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं इसको। रोहित sang my favorite song. रोहित sang my favorite song. यहां पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करिए। हु sang my favorite song, रोहित। तो आंसर क्या आ गया आपका, ये नाउन हो गया। भाई हु का आंसर कौन करता है, जब आप आगे पहुंच जाएंगे तो इन हु होम की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और पहले से ही सभी वर्ड्स की आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। जब भी सेंटेंस लिखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, आखिर कंजंक्शन है, क्या है। ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है, ये क्या है, पूरा क्या है ये, अच्छा कैसे होगा एडवर्ब पूरा, कैसे होगा एडवर्ब, नहीं ये क्या मतलब हुआ कि उसने गाया फेवरेट सॉन्ग तो एडवर्ब हो गया। तो इसमें क्या तूने मतलब कैसे प्रूव करेगा कि ये एडवर्ब है, फेवरेट सॉन्ग गाया है तो क्वेश्चन करेगा कुछ, फिर कैसे प्रूव करेगा भाई, गर्मी। ये नाउन है, ये वर्ब है, और उधर से हम देखते हुए आते हैं ये नाउन है। भाई सॉन्ग क्या होता है, नाउन, किसी भी चीज़ का नाम है। सॉन्ग के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है फेवरेट, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को ये क्या हो गया, डिटरमिनर। क्या हो गया, यानी डिटरमाइन कर रहा है कि किसका फेवरेट सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, माय फेवरेट सॉन्ग। एडजेक्टिव ही डिटरमिनर होता है बेसिकली, है ना। लेकिन इनको भी हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, अलग टॉपिक बना के पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। सबकी अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच निकाल दी, लेकिन क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने आपको कि ऑप्शन दिया है आपको 4, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, या फिर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। कि इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करिए सेंटेंस के अंदर कि यहां पर कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है, बहुत ही बढ़िया। कैसे पता चला तुमको, ये जादू कैसे हुआ, तेरा मेरा। मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूं इतनी देर से, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे। रोहित सेंग व्हाट, रोहित ने क्या गाया, तो रोहित ने क्या गाया, रोहित सेंग माय सॉन्ग आंसर आएगा या माय फेवरेट सॉन्ग आंसर आएगा,
माय फेवरेट सॉन्ग। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोहित सिंह व्हाट, तो आप आंसर करेंगे माय फेवरेट सॉन्ग, है ना, मेरा पसंदीदा गाना उसने गाया। व्हाट का आंसर कौन करता है हमेशा? नाउन। क्या ये तीनों वर्ड ही नाउन है? नहीं, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे? नाउन फ्रेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाउन फ्रेज। तो यहां पर बेसिकली फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नो सब्जेक्ट नो वर्ब। ना तो कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही इसके अंदर कोई वर्ब होगी, और ना ही कोई क्लियर मीनिंग होगा इसका। नो क्लियर मीनिंग, यानी अपना इंडिविजुअल मीनिंग इसका कुछ भी नहीं होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ आ रही है इतनी चीज? चलो, तो यहां हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि एक ऐसी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। द फादर, चलो ये प्रपोजिशनल फ्रेज में पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ आई तुम्हें? कि नाउन फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होती है आपका? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है जिसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही कोई ऑब्जेक्ट, ना ही कोई वर्ब होती है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? चलो, he has bought a black shirt। चलो, फ्रेज बताओ कौन सी फ्रेज है? हाँ, कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज। ही हैज बॉट व्हाट, तो शर्ट कहोगे या ब्लैक शर्ट कहोगे? तो ये पूरे का पूरा नाउन हो गया या नहीं हो गया? लेकिन तीनों वर्ड तो नाउन नहीं है, इसीलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? फ्रेज लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? कितनी हो सकती है फ्रेज आपका? फ्रेज तीन तरह की हो सकती हैं आपका, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब को सीखने का टाइम नहीं आया, इनको सीखेंगे। इतनी बात क्लियर है? समझ आई? चलो, जब हमने फ्रेज देखा तो फ्रेज के बाद क्या बनेगा? फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज के बाद क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। बहुत ही बढ़िया। फ्रेज के बाद बनेगी आपकी क्लॉज। नाउ व्हाट इज क्लॉज? बहुत बढ़िया, जिसके अंदर सब्जेक्ट। अब देखो, एक सेंटेंस को बनाने का तरीका भी क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज मैंडेटरी होती हैं किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये तीन चीज चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन क्लॉज में भी वर्ब और सब्जेक्ट होते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड क्लॉज? क्लॉज और सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या डिफरेंस है फिर? कई जगह हम लिखा हुआ देखते हैं, बुक्स वगैरह में लिखा रहता है कि भाई क्लॉज जो है वही सेंटेंस होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझो क्यों नहीं होता। कंडीशनल सेंटेंस लिख देता हूं एक। इफ ही कम्स आई विल गिव हिम सम बुक्स। करण, ये कौन से टाइप का कंडीशनल है? इफ ही कम्स आई विल गिव हिम सम बुक्स। अगर इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में है तो जो मेन क्लॉज होती है, मैंने कंडीशनल में पढ़ाया था, वो होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में बनती है। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस है। यहां दो चीजें दिखाई दे रही हैं तुम्हें, दोनों को ध्यान से देखो। एक काम तो उसके आने का हो रहा है, ठीक, और दूसरा काम किताबें देने का यानी बुक्स देने का हो रहा है, और दोनों ने मिलकर एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाया। और मीनिंगफुल स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है? सेंटेंस होता है ना। लेकिन अगर मैं केवल और केवल इस वाले पार्ट को इधर कर दूं तो क्या ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ ही कम्स, तो आप कहोगे क्या? फिर क्या करेगा उसके साथ? आएगा तो मारेगा क्या उसको? कुछ तो पूछोगे आप। लेकिन क्या ये कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट है? नहीं। इफ ही कम्स हम किसी से नहीं कह सकते। मैं जाके कहूँ ऐसे रैंडमली कि इफ ही कम्स, कोई मतलब ही नहीं, बस सेंस ही नहीं है इस बात का। कुछ ना कुछ आगे बताना पड़ेगा।
इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर आपका वर्ब भी है। इसको हम बोलते हैं आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट या प्रिंसिपल बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मैं केवल इतनी भी बात कहता हूं आपसे आकर, आई विल गिव हिम सम बुक्स, तो बात सही है, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कुछ। एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट भी तो है, इसीलिए इसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है आपका? डिपेंडेंट है। और इसके अंदर भी क्या है आपका? सब्जेक्ट भी है, और इसके अंदर आपका क्या है? वर्ब भी है। तो आप फ्रेज में और क्लॉज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि फ्रेज जो होती है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, और क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है? वर्ब भी होता है। आई नो दैट, किसी का भी नाम लिख रहा हूं, रोहित लिख देता हूं। रोहित है कोई क्लास में? रोहित तो नहीं है ना? रोहित इज अ थीफ। आई नो दैट रोहित इज अ थीफ। चलो, इसके अंदर फ्रेज है या क्लॉज है, ये निकालो जरा। ये क्या है? क्लॉज है। ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोल सकते हो आप। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? आर्टिकल। और ये वापस ये क्या है? नाउन है। लेकिन अगर आप यहां क्वेश्चन करोगे आई नो वॉट, आई नो वॉट, मैं क्या जानता हूं, अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अजीब चीज है। लेकिन सेंटेंस क्योंकि ऐसा लिखा है मैंने इसलिए बोल रहा हूं। ही नोज लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई नो वॉट, तो आंसर क्या आएगा? दैट रोहित इज अ थीफ, कि रोहित एक चोर है। यही तो जानते हैं हम। तो क्या वॉट का आंसर नाउन करेगा या नहीं करेगा? क्या ये सारे वर्ड्स नाउन है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगी? नाउन क्लॉज हो जाएगी। क्यों हो गई? अब ये फ्रेज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वर्ब भी है। तो इसीलिए ये क्या होगी? आपका नाउन क्लॉज हो जाएगी। समझ आ रही है इतनी बात? तो क्लॉज क्या होती है आपका? क्लॉज होती है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है, जिसके अंदर वर्ब भी होता है। ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है बेसिकली। थोड़ा बहुत इसका मीनिंग भी निकल के आ सकता है अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर डिपेंडेंट है तो मीनिंग नहीं निकल के आएगा। कितने तरीके हो सकती है ये भी? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकती है। और जब आप क्लॉज भी जान गए तो इसके बाद क्या बन जाएगा आपका? कोई ना कोई सेंटेंस बन जाएगा। और इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक क्या तैयार होता है? पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार होता है। सबसे पहले साउंड, उसके बाद अल्फ़ाबेट, फिर आपका वर्ड्स, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद क्लॉज, और उसके बाद आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। सीख गए सेंटेंस बनाना? तो अभी आपने नाउन, फ्रेज और नाउन क्लॉज को देखा है ना। और क्या सीखा हमने? कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन होता क्या है, और हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जहाँ से हम इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता चला कि वर्ड से मिलकर क्या बनता है? फ्रेज बन जाएगी, फ्रेज से क्लॉज बन जाएगी, फिर सेंटेंस बन जाएगा। और नाउन क्या होता है, समझ आ रही है बात? तो इतनी चीज़ को कॉपी करो स्टार्टिंग से, उसके बाद की चीज़ें आगे करेंगे हम लोग। कल से करा देते हैं।